जुवेनाइल हाउस में घर में भेजा जाता है, लेकिन व्हाट इज जुवेनाइल डेलिकेंसी, वो जो उसकी टेंडेंसी है क्राइम में जाने की, उसी को बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। इस फर्स्ट लाइन juvenile offending is a participation in illegal behavior by minors. जितने भी जो माइनर्स, जो आप सुना भी है, देखते भी हो कितने सारे सीरीज में या मूवीज में, अगर कोई माइनर किसी भी क्रिमिनल या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। इसके लिए सिर्फ सुधार गृह बनाए गए हैं, ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके पास स्कोप है, लाइफ है, उस चीज़ को से बाहर निकलने की रिकॉर्ड होता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक नहीं है। सिर्फ मेन ये है कि जुवेनाइल टर्म हम समझते हैं एक छोटा सा बच्चा जो कि गलत काम कर रहा है, सिंपल। जुवेनाइल डेलिकेंसी मीन्स अ पर्सन और अ माइनर if he or she is involved in any illegal activity or a criminal activity। illegal तो आपका ड्रग्स का भी होता है, चोरी में भी है, या कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे मर्डर में भी है। एक बच्चा जो सिर्फ सीलिंग किलर में भी इन्वॉल्व, सीलिंग में भी किलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है किसी भी फॉर्म में हो, उसी को बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। अब इसके कारण क्या है, व्हाई इट हैपेंस, व्हाई वो मैं मानता हूँ involvement of parents में किसी और का इन्फ्लुएंस, किसी का भी इन्फ्लुएंस का होना, पीयर प्रेशर, मैम outside environment means socially तो सब इसमें होता है सोशल एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी में हो रहा है, society ये सारे कारण हैं। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक पॉवर्टी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। एक होता है खुद की अपनी टेंडेंसी क्राइम को करने की एज अ पर्सन, self control मज़ा आता है। हाँ, नो सेल्फ कंट्रोल, या सेल्फ कंट्रोल भी तो करेगा ही नहीं ना। if the person has the power of self control so the crime will not happen But it basically happens, yeah, that's why he or Yeah. she is including juvenile delinquency. मतलब self control नहीं होता है। नो सेल्फ कंट्रोल, जब सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो इसी वजह से तो पीयर प्रेशर में आ रहा है। इफ एनीबॉडी इज हैविंग अ सेल्फ कंट्रोल तो पीयर प्रेशर में आएगा ही नहीं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीन एज बहुत बड़ा कारण है चेंजेस को ना एक्सेप्ट करना। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा, एडोलेसेंस। यस, एडोलेसेंस है ना, एडोलेसेंस। ये सबसे टेंडर एज होती है इन चीज़ में जाने, क्योंकि बच्चे से नीचे एज ग्रुप में है, और इसी एज ग्रुप में टिल आप 12 नाउ 10 और 11 यू कैन कंट्रोल योर चाइल्ड, बट अबव दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यहाँ पेरेंट्स का रोल आता है। पेरेंट्स पे कितना टाइम है अपने बच्चों को, पेरेंट्स ही इस डायरेक्शन में। हाँ जी, गरीबी या पॉवर्टी, वो तो बिग कारण ही है। टेररिज्म, चाहे उसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व क्यों नहीं हो, मे बी वो कैरियर ही है बस, लेकिन वो है नोइंगली और अननोइंगली, वो भी जुवेनाइल। ये सारे कारण अब आप पढ़ोगे, जनरल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसकी खुद की टेंडेंसी क्राइम को करने की, चाहे कारण कुछ भी हो। जेलसी, यस ऑफ कोर्स, सोशल इन्वॉल्वमेंट, आई वांट टू गेट समथिंग बाय एट एनी कॉस्ट, मुझे ये सिर्फ पाना ही है, ये भी एक कारण होता है।
बहुत सारी चीज़ें या ये आपका अपनी पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी, सब पर्सनैलिटी में आता है कि उसकी उनकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, उन चीज़ों को कैसे लेता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे बहुत जनरल, आप नीचे जब इसको रीड करोगे तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा जो टर्म्स आपने बोली हैं, अगर आप उनको हेडिंग बना के एक्सप्लेन करते हो तो यू विल गेट द मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चा क्राइम के अंदर अट्रैक्ट है। सबसे बड़ा कारण आपका एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल, ये 3 कारण सबसे मेन होते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को या बड़े को क्राइम की तरफ लेना। ठीक है, या कोई इंसिडेंट उसकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो खुद अब सेल्फ कंट्रोल होकर उस तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ उसको ईजी बना। अब देखो सोशल कोज में ब्रोकन फैमिली, बच्चे फैमिली का टूटना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो आजकल डिवोर्सेस का फैशन है, कई बार बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बच्चे एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, चीज़ों को ना समझना, चेंजेस को, बच्चे के अंदर चेंजेस को एक्सेप्ट ना करना। बच्चे की ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। Our parents should not be dominating on a child. Dominate करेंगे तो फिर obvious डोमिनेटिंग होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, दोनों। दे शुड बी बैलेंस। हमें कहाँ डोमिनेट करना है और कहाँ बीइंग अ पेरेंट्स नहीं करना है, वो पेरेंट्स को जानना ज़रूरी होता है। एक्चुअली हम अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपना नहीं चाहते बीइंग अ पेरेंट्स, पर वो अननोइंगली थोपी जाती हैं। ये होता है। आप क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव, वो फ्यूचर को इमेजिनेट करके, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स फेस करके वो लोग आते हैं, वो नहीं चाहते वो बच्चे वो प्रॉब्लम को फेस करें, तो वो चाहते नहीं है कि वो डोमिनेट हो, पर वो हो जाते हैं। वो चीज़ों को करना नहीं चाहते पर करते हैं बिकॉज कि उसको बेटरमेंट हो, और यही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड सही है चीज़ों को कैरी करने का, कुछ मेरी वाला कॉन्सेप्ट हो, या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाए, इफ़ यू डू दिस आई विल डू दिस, यू डू दिस आई विल डू दिस, वो चीज़ें कैरी करी जा सकती। बट इट टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। यहाँ पेरेंट्स का दोनों का रोल होगा। हार्श बिहेवियर भी एक्सेप्ट नहीं करती किसी चीज़ को, स्पेशली इन एडोलेसेंस में, क्योंकि ना बच्चा वहाँ छोटा है ना बड़ा है, वो चाहता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ, पेरेंट्स चाहते हैं ध्यान से, वो ध्यान से और एक्सप्लोर में ही कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, और उन बच्चों को लगता है कि वो हार्श बिहेवियर है। एग्जैक्टली। और यही एटीट्यूड, जहाँ बच्चे ने ये चीज़ समझ ली कि ये हार्श बिहेवियर है, मुझे कोई नहीं समझ रहा, तो जहाँ पर काम करता है आपका पीयर प्रेशर, आपका पीयर ग्रुप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है सोच, क्योंकि उसे लगता है कि इसी घर में ये नहीं हो रहा, मेरा खुद का बेटा टीनेज में है, तो मुझे पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स होनी होगी। सिंपल सा एग्जांपल, मोबाइल अगर मैं अपने बेटे को नहीं दे रही हूँ तो वो अपने आप को नेगलेक्ट फील करेगा पीयर ग्रुप। अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा है तो वो ऑफेंडेड महसूस करेगा, वो बाहर जाके पार्टी नहीं कर पा रहा है तो ऑफेंडेड फील करेगा। और इसके लिए बहुत छोटी छोटी क्राइम कहीं बाहर से शुरू नहीं होता, क्राइम घर से शुरू होता है। 10 रुपये से उठाने से लेकर 1000 रुपये तक उठाने से लेकर सब होता है। और यहीं पे पेरेंट्स को प्यार से चीज़ों को प्रोवाइड करो, पर थोड़ा खींच के, ये पेरेंट्स का ही रहना है। इसमें सबसे बड़ा आपका रोल है पेरेंट्स का एटीट्यूड। जहाँ बच्चा पेरेंट्स से अलग महसूस करता है वो बाहर उधर जुड़ा शुरू होता है। बाहर का वर्ड हर पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी होता है, बट लेकिन जब हम बीइंग एन एडल्ट हम लाइन खींचना सीखते हैं, लेकिन एडल्सेंस में बच्चा लाइन खींचना नहीं सीखता कि मुझे कहाँ पे स्टेप आउट नहीं करना, कहाँ पे स्टेप इन। क्लियर? कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा छोटे बच्चों में भी, आप जैसे आप नेचुरल टीचर्स हैं, इमिटेशन। आप जब क्लासरूम में जाएंगे, आप बिलीव करिए, आप 1-2 महीने के अंदर आपको पेरेंट्स आके ये बताएंगे आप, अब वो आपकी जस्ट आपको कॉपी करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं टीचर को। कहीं लड़का हो चाहे तो टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है,
इमिटेशन। दैट्स वाई पेरेंट्स का जो कंडक्ट, जो काम पेरेंट्स जो बिहेवियर एक दूसरे से करते हैं या सोसाइटी में जाके करते हैं, बच्चा वो ही इमिटेट करता है। अगर बच्चा इतना समझदार हो जाए तो उसे बच्चे ही कौन करेगा? तो पेरेंट्स का क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर वो सेटअप कर रहे हैं बच्चे के सामने और कैसा काम कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के पैसे उसके काम। इसलिए तभी कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे या फिर सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्लीज़ लड़िएगा नहीं बच्चे के सामने, तो एब्यूजिंग लैंग्वेज मत उसके बच्चे के सामने। क्लासरूम में टीचर्स को दिखाता है आप वेल ड्रेस होके आएंगे, आप पोलाइट वे से बात करेंगे, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को घर में, जब तक वो घर में है तब तक पेरेंट्स को इमिटेट करता है, उसके बाद टीचर्स को ही इमिटेट करता है। पीयर ग्रुप तो बहुत बात है। 10 7 जो एज होती है 7 to 14 वाली, वहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा स्टबल होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टबलनेस उसको एज में आती है 7 to 14, जो आपकी चाइल्डहुड एज है, वहाँ पे स्टबलनेस आएगी। प्लस वहाँ बच्चा ग्रुप बनाने सीखता है, वहाँ पीयर का कोई वहाँ नहीं, द ओनली रोल इज योर पेरेंट्स। The next one is effects of schools. इसमें after all family, child personality is next influenced by the school. Not by the school, but of course by the teachers. आप में से जिसके बच्चे बड़े हैं वो थोड़ा बात करो, वो टीचर बहुत अच्छी है, वो टीचर बहुत गंदी है, वो टीचर ऐसे करता है, वो टीचर ऐसे करता है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट टीचर्स बनाते हैं, आप लोग बनाए। आप जैसा बिहेव करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट। यू शुड बी बैलेंस, यू नो वेयर यू हैव टू पोलाइट एंड वेयर यू हैव टू डिस्कस। Realizing the cause of such behavior, we came to the conclusion that it was caused by criticism at the hand of the parents, any membership of gang of criminal punishment by the teachers. अपने आप को किसी ग्रुप में हाईलाइट करना भी एक कारण होता है, जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे आप इन बच्चों को नज़र रखो किस ग्रुप में जा रहा है, कि ग्रुप में अपने आप को हर बच्चा हाईलाइट करना चाहता है। आप लोग अभी भी करना चाहते हो, आप लोग एडल्ट हो, मैच्योर हो, सबको पता है क्या सही है गलत है, बट स्टिल यू वांट टू बी हाईलाइटिंग योर ग्रुप, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ये क्राइम डोमिनेटेड एरिया, वही सोशल बैकग्राउंड, कहाँ से वो आ रहा है, किस एरिया से वो आ रहा है। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कीचड़ में भी कमल खिलता है, ऐसा नहीं है। वही चीज़ों को एज अ इंडिविजुअल वो कैसे एक्सेप्ट करता है, चीज़ों को कैसे लेता है एक बच्चा, वो उससे बाहर भी निकलना चाहता है, कई बच्चों से फंसना नहीं। तो एक किस एरिया से वो आ रहा है ये मैटर करता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। बैड कंपनी को तो सबको पता है, वही ये सेम ही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट। ये एब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन, डिफेक्टिव रिक्रिएशन, वार एंड पोस्ट वॉर कंडीशंस, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक आता है एब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन। अगर कोई इमेज हो भी जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसको दोबारा से चीज़ों को रिक्रिएट करना, उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट का कितना स्कोप उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये भी एक कारण है जो है इसको मिलती है गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। कई बार बच्चे जुलियन हाउस में भी जाके भी चेंज नहीं कर पाते पर्सनालिटी, क्यों? उसको वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, गाइडेंस कैसी है। पहले जुलियन होने ही नहीं चाहिए, और हो गए तो उनका रिक्रिएशन, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ ताकि वो उस चीज़ से अलग हटके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें।
पोस्ट वॉर कंडीशन, युद्ध में होते हैं। अभी जो रिसेंट में जो हुआ है तो यूक्रेन और रशिया यूक्रेन, आपको नहीं लगता कि कितने बच्चे वहाँ पे इस अनाथ तो हुए सो हुए, उनका इम्पैक्ट एक कंट्री के लिए उनकी सोच बन गई, वो विलेन बन चुके हैं। अब उनको कैसी डायरेक्शन मिलेगी, किस तरीके से वो लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेके जाएंगे, टोटली उन पर डिपेंड करता है। पोस्ट वॉर कंडीशन यही है, एक वॉर तो वो है और एक वॉर जो डेली बेसिस पे होता है, फ्रेंड्स में, घर में, डेली रूटीन में क्या चेंज वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा गैप सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ये अमीरी और गरीबी का जो भेद है ना, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कास्टिज्म, आप इतना सारी चीज़ें एक पर्सनैलिटी के साथ, एक पर्सन के साथ जो होती है, अगर कोई छुआछूत के बेस पे ही बच्चा जुड़ने हो जाता है। हालांकि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो राइट नहीं देता है कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और एनीथिंग एल्स, बट स्टिल इट हैपन्स। अब उसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो area where there was considerable displacement, एक नई एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या उसको सही जगह ले जाया गया है, सेम एनवायरमेंट। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल कॉजेस, साइकोलॉजी, इंटेलेक्चुअल डिजीज, या तो कोई देखो उसको कोई बीमारी है उसकी वजह से। नेक्स्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, दोनों ही सही नहीं है। अगर बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं है, यू नेवर नो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे सोसाइटी में चलेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसके लिए वो भी गलत है, क्योंकि उस एट दैट एज उसको पैसा चाहिए, उसको मनी चाहिए, उसके लिए चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने के लिए अगर हम उसे सही एनवायरमेंट, सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे हो, तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में जाए। मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज, हाँ मेंटल होता है। और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वही जो आपने बात करी, बच्चे चेंज नहीं एक्सेप्ट करते, गुस्सा नहीं करते, हार्श बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें मिलके ये कारण है जिससे कि एक बच्चा जुवेनाइल लाइन में की तरफ चला जाता है, एक क्राइम की तरफ चला जाता है। क्लियर? वो मीटिंग का टाइम तो इतना ही होता है ना, बनाना अपडेट ज़्यादा 10 मिनट्स। रेमेडीज, कारण आपको पता चल गया, रेमेडीज सुधारा कैसे जाए। अटेंशन, हम अटेंशन, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली हम उसको समझने की कोशिश करें। अभी जो भी हाउसेस होते हैं, जुवेनाइल हाउसेस, या उनको ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूट में डाला जाए जहाँ पर उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकें। सेकेंडली, प्ले थेरेपी, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी, उस क्रिएटिविटी को एनहेंस किया जाए, इम्प्रूव किया, निकाला जाए उसके बाहर से। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, डिफरेंट पर्सनल उस गेम्स में उसको इन्वॉल्व करती है, क्योंकि गेम
या स्पोर्ट्स कुछ भी होता है, वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है। वो डिसिप्लिन क्योंकि हमें उसी गेम्स और स्पोर्ट के लिए, मैं 2 वर्ड यूज़ करी हूँ, गेम एंड स्पोर्ट। गेम्स जो होते हैं जो बच्चे खुद अपने आप या हम घर में भी खेल सकते हैं आउटसाइड जाके, और स्पोर्ट्स जो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ना, जैसे क्रिकेट हो गया या स्केटिंग हो गई या फुटबॉल हो Sports गया। are always bounded by some rules and regulations, but games are not bounded by rules and regulations. वो हम self made होते हैं। Clear? Finger painting, psychodrama। देखो, हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो उसके माइंड पे, स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो बैड बॉय था, वो गुड बॉय था। जैसे अभी आप रिसेंट में बच्चों से अगर बात करें तो उनसे बैड टच, जो बैड टच थ्रू ड्रामा के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, जो साइकोलॉजिकली उस पर इफेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टर्म सबसे पहले हमारे माइंड में आती है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग, हाँ चैलेंजिंग जो बच्चे होते हैं, जिसे आप कहते हो कि फिजिकली मेंटली, ठीक है, उनको हम सबसे पहले लेकर आते हैं माइंड में। वो तो है ही, बस इनके अलावा ना गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड जिस बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ क्वालिटीज होती हैं, सब बच्चों से जो पैदा होता है, जो पर्टिकुलर सिंड्रोम आ जाता है। नहीं, जो बच्चों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ क्वालिटीज होते हैं, मीन्स डिवाइन क्वालिटी कुदरती ही हो जाती है पहले से। यानी गिव मी एग्जांपल। जैसे मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक किस्सा सुना था किसी बच्चे का कि उसने 7th या 8th क्लास में, बट उसने कोई ऐप या कुछ वो बनाया है जिसको गूगल ने या पता नहीं कौन सी कंपनी ने उसको अपनी कंपनी के अंडर लिया है। दैट्स काइंड ऑफ जैसे एक ये सबसे पहले था वो टीवी में भी आया था गूगल बॉय, जो बहुत कॉटन लिया, कॉटन किस गिफ्ट चाहिए जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा। हाँ शकुंतला जी उनके IQ पे, ये जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है ये किस पे बेस्ड है? हमारे IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये IQ पे बेस्ड होते हैं। जिनका IQ लेवल अबव 100 होता है, दीज आर नॉट अंडर गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। एवरेज से जो बिलो होता है वो आते हैं आपकी बैकवर्ड चिल्ड्रन, और जो किसी मेंटल डिजीज से या किसी फिजिकल डिजीज से प्रॉब्लम में है वो आते हैं आपके चैलेंज। ये सारे तीनों टर्म्स आपकी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर चैलेंजिंग, गिफ्टेड और बैकवर्ड। जो स्लो लर्नर्स भी होते हैं वो भी आपके एक्सेप्शन में आते हैं। जो नॉर्मल से, अब हमें वो भी एक्सेप्शन में आएंगे, जो नॉर्मल से लो है वो भी आप
ज़्यादा टफ नहीं है कि इसमें ये है कि गिफ्टेड चाइल्ड भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्लासरूम में, जैसे बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रॉब्लमेटिक होते हैं, स्लो लर्नर्स प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वैसे ही गिफ्टेड चाइल्ड हमारे दिमाग में कैसे, क्योंकि वो अपने लेवल से above करना हाँ चाहते हैं। और जो उनका एवरी डे ड्यू डिफरेंट थिंग्स, उन्हें कुछ नया करना है। अगर हम उनको राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे या उनको सही दिशा, टीचर्स अगर उनके लिए काम नहीं कर पा रही है क्लास में, तो वो क्या नॉटी होंगे, क्योंकि मैथ्स की क्लास हो, चाहे इंग्लिश की क्लास हो, चाहे एसएसटी की क्लास हो, वो एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे वांट न्यू। तो उनको जो टीचर्स को है जैसे लर्निंग बाय डूइंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको टीम लीडर बनाकर, उनको ग्रुप में डिबेट के लिए लेकर, उन बच्चों को हम इस तरह से गाइड करें। टीचर्स नीड टू डू, उनको अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। टीचर्स जैसे आप जो पेपर्स भी आते हैं वो IQ बेस्ड पेपर आते हैं बोर्ड क्लासेस में। अभी आपने देखा होगा कि हॉट क्वेश्चंस, थिंकिंग एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बैक में, कभी आप देखिएगा मैथ्स में भी हॉट क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, वो किस लिए, वो इन्हीं बच्चों के ध्यान में रखकर इंक्लूड किए। गिफ्टेड्स को कैसे हम अच्छी दिशा में डायरेक्ट कर सकते। बैकवर्ड पे जो स्लो लर्नर्स हैं उनको थोड़ी बात थोड़ी कम समझ में आती हैं लेकिन थोड़ा लेट। आप भी अपने जैसे अब फैमिली में या आसपास देखते हो, हाँ करता है, थोड़ा स्लो है, दैट इज थोड़ा स्लो, वो कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, उसका IQ लेवल थोड़ा कम, चीज़ों को समझ क्लियर। रीड द क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको रीड करोगे। इसमें ज़्यादा कुछ कैनी प्रेस या एंकरेजमेंट करना चाहिए, स्पोर्ट्स में डालो, डिफरेंट एक्टिविटी। Teacher should talk into the depth of the content to develop some insight into it. Durdarshita. Insight. There should be a provision and facilities of library, reading, laboratories and field work. Schools में किस तरह से इन बच्चों को लेके चलना चाहिए। एज अ टीचर, जब आप टीचर बनोगे तो आप उस बच्चे के साथ कैसे काम करोगे, वो स्ट्रेटेजीज है। इसमें अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ये आप रीड कर सकते, इसमें कुछ खास है नहीं। रीड द टेप, प्लीज रीड इट, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। जो नॉर्मल से अलग है, जो नॉर्मल से अलग है, एक्सेप्शन है। आप कभी ग्रुप में बैठते हो, यार एक तो एक्सेप्शन ही है क्योंकि वो हमारी तरह बिहेव नहीं कर रहा, मे बी या तो बहुत स्मार्ट है या मे बी बहुत स्लो है। कई बार बोलती है किसी को बड़ी एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है यार, द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, द वे ही टॉक, द वे ही हैंडल द थिंग्स, उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी क्रिएटिव पावर, उसकी इंसाइट पावर, परसीविंग पावर बहुत अच्छी है। किसी में भी हो सकता है। हाँ नहीं, ये इंटेलेक्चुअल काम करता है, इंटेलेक्चुअल जो जैसे रनिंग करने के लिए वो आपकी पर्सनैलिटी, वो फिजिकल, वो तो जो हमने पहले पढ़ा वो है कि एथलेटिक पर्सनैलिटी होता है, जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है उसको बोलते हैं हम गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। और उसके 3 कैटेगरीज में आती है, जैसे आप एबनॉर्मल नाम में जो वर्ड यूज किया, अनॉर्मल, या ये बच्चा एबनॉर्मल है, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूजिंग दिस वर्ड एबनॉर्मल। अब हम यूज़ करते हैं चैलेंज, फिजिकल एंड मेंटली। But sometimes the child is not good in studies but in good in arts or something sports, then you will come in. नॉर्मल है या बैकवर्ड में आगे इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया हाँ बच्चा
कम पढ़ रहा है तो ये बैकवर्ड हो गया, ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग का एक्सेप्शन हो गया। उनका IQ का टेस्ट होता है, उसकी वजह से एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है स्कूलिंग में, प्रॉब्लम ये है कि हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। IQ वाला सेशन नहीं है यहाँ, IQ टेस्ट नहीं होते। हम 50-45 का जो स्ट्रेंथ होता है क्लास में जो होता है, हम सबको इकट्ठे बिठाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कई कंट्रीज़ में IQ बेस्ड क्लासेस होती हैं कि अब आप IQ टेस्ट होते हैं, उसी के पे ही आप बच्चे अलग अलग सेक्शंस में जाते हैं, फिर टीचर उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम यहाँ पे फोकस बेसिकली मेन फोकस स्टडीज़ पे होता है, जिसकी वजह से जो बच्चा थोड़ा सा स्टडीज़ से हट के किसी चीज़ में अच्छा है तो वहाँ पे उसको Actually, it's Low not confidence. it's not only the role of the school, it's also role of family also. आपकी फैमिली, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं स्पोर्ट्स में जाना, बट एक इनसिक्योरिटी इन पेरेंट्स, हाउ ही और शी विल अर्न, ये है प्रॉब्लम। आप तो बहुत छोटे बच्चों को डील करने वाले हो, फिर भी आप अपनी क्लास में, हम जब सिलेक्शन करते हैं बच्चे का क्लास में, तो हम क्या उसको देखते हैं, हम क्लास में क्या क्या सिलेक्शन होता है, ये अच्छा लग रहा है इसको ले लो, इसने बहुत अच्छे मूवमेंट कर दिया इसको ले लो। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है IQ बेस पे कि हम उसके IQ के हिसाब से हम काम करें, IQ के हिसाब से हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाएं, IQ के हिसाब से हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्लान करें। एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग, क्लियर? इसमें अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, पढ़ाया कैसे जाए गिफ्टेड को, क्या अप्रोच होनी चाहिए सिखाने की। फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन अप्रोच। एक्सेलरेशन का वर्ड से समझ में आ रहा होगा आगे आगे। उनको कई बच्चों को आपने देखो, कई बच्चों की IQ बहुत अच्छा होता है, हाँ, तो उनको आगे आगे भी करते जाते हैं। क्लासेस स्किप करा देना, क्लासेस स्किप करा देना। बच्चा बहुत अच्छा है, उसको ये स्टैंड की जरूरत नहीं है। KG में कोई बच्चा बहुत अच्छा है कि फर्स्ट का भी कर तो उसको सेकंड में लगा दो। हाँ एग्जैक्टली, इसमें लिखा है ना, देखो अर्ली एंट्रेंस इनटू स्कूल, स्किपिंग द एंटायर ग्रेड एंड डूइंग मोर वर्क पर ईयर, उसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देना। ये उसको नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा वर्क देना, मे बी द वर्कशीट, मे बी द प्रोजेक्ट वर्क, मे बी द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मे बी द academic activity. You have to write the essay, you have to write the paragraph. इन्होंने कर लिया, आप ये भी करो, तो मोर वर्क पर ईयर। एबिलिटी ग्रुपिंग, special classes, maybe of music, maybe of sports, maybe of some game and chess for example। अगर कोई बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो इंटरेस्टेड है, तो उस तरफ डाइवर्ट कर देना। Special talents popping great schools, but with some difficulties, like it is not good to find out separate time for these students, this is costly affair। And I already told you कि स्कूल्स में हमारे एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है कि इन बच्चों को स्पेशली कुछ प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि अगर हार्डली आपका IQ कितना बच्चा मिलेंगे, अगर आप पूरे स्कूल में जज करें, अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स में मिल जाते हैं इन ओवर स्कूल, दे हैव टू अरेंज डिफरेंट एक्टिविटीज, दे हैव टू हायर डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट फैसिलिटीज, एवरीथिंग। So for the school point of view, it's very costly affair for you। मैम फिर ग्रेड सिस्टम हो जाता है, जैसे A B या फिर जैसे उनको अच्छे से डाला जाता है। सेक्शन के That is नहीं, वो ABC सेक्शन IQ लेवल के बेस IQ पे लेवल के बेसिस पे नहीं होते ये, वो एडमिशन नंबर्स के बेस पे होता है। और मे बी द नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो एडमिशन नंबर वो एडमिशन नंबर्स के बेस पे होता है। वो जो आप बात कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, कि आप बच्चे को इवेल्युएट, हम बच्चे को इवेल्युएशन जब करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और मिड ऑफ द ईयर, वो इवेल्युएशन का पार्ट होता है, वो ग्रेडिंग उस पर दी जाती है जो उसने परफॉर्म किया। हम बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा, हम वी नो द IQ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो IQ के बेस पे, उसके बेस पे कि वो एक्सेप्टेड है या वो गिफ्टेड है,
या फिर वो बैकवर्ड है, उसके बेस पे उसके साथ काम किया जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ। IQ लेवल टेस्ट करने के लिए वैसे हम स्कूल्स में क्या फैसिलिटीज़ होनी स्कूल्स में तो नहीं होता, स्कूल्स अपनी तरफ से के टेस्ट होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं, वैसे अगर जनरली लैब होता है यार, होना चाहिए, पर मतलब होना चाहिए, होना बहुत सारी चाहिए। चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी, ओपन एजुकेशन सिस्टम फॉर लेवल्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन है, और हमारे यहाँ ओपन एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बट ऑन अ ग्रेजुएशन लेवल, लोअर लेवल पे नहीं है ना, मैं कह रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई कहाँ पर है, मैं भी अपने नहीं, बेटे को एक्चुअली ये भी भेजूंगी। सारी चीज़ें हैं जो एक गिफ्टेड चाइल्ड को प्रॉपर एक सही डायरेक्शन देने में नाकाम। हम लोग बैकवर्ड पे जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है क्लासेस में, जैसे जो बैकवर्ड लर्नर्स होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा टाइम देती है टीचर, वर्कशीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराती है उसको, क्लास को रेमेडियल क्लासेस के नाम से समर वेकेशन में क्लासेस चले। हाँ, रेमेडियल क्लासेस फॉर दोज हु आर बैकवर्ड्स, बट व्हाट अबाउट द गिफ्टेड चाइल्ड, ये कुछ नहीं, देयर शुड प्लीज रीड, अगर आप उसके भी कोई होगा तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में करने आए। अच्छा, मुझे तब आपको कैसे पता चला कि इस पर्टिकुलर बच्चे की या क्लासरूम की जो हम सिखाने हैं वो सीख रहे हैं? रिकॉर्डिंग करके रिकॉल रिकॉल कराते हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह उसके ऊपर करवाते हैं। आपको सबसे पता चल जाता है कि बच्चे की जो हम सिखाने क्लास में 45 मिनट्स में आए हैं वो हो गए। फिर उससे पहले जब आप क्लासरूम में जाते हो तो अब जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे, आप छोटे बच्चों को भी आगे पढ़ाओगे, तो हम जब शुरू करते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने की, हम उस बिहेवियर को बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। ये क्लासरूम प्रोसेस होता है। What it is classroom process is to teaching different techniques and methods. Okay, whether we are using smart board और कोई हम टीचिंग एड दिखा रहे हैं या हम कुछ रिसाइट कर रहे हैं क्लासरूम में विद एक्शंस, वो क्या है आपकी क्लासरूम प्रोसेस, डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स। तब आपका एक after 30 minutes or 49 minutes when you recall your concept in the classroom, तो आपको एक नेक्स्ट मिलता है आपका एग्जिट बिहेवियर। जस्ट लाइक दैट, पिक्चर देख रहे हैं मुझसे, मूवी देखी, एग्जिट बिहेवियर में अलग ही चेंज होता है, फ्रेश फील करते हैं, कुछ सीख के आते हैं, कुछ नया जान के आते हैं। Yeah, entertainment point of view से learn, but you learn something new. Every day you are learning something. Every day, every single moment. जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एंट्री बिहेवियर, जब हम रिकॉल कर रहे हैं योर एग्जिट बिहेवियर, मीन्स बच्चे की 30 to 45 मिनट्स में जो हम कॉन्सेप्ट क्लासरूम में लेके गए हैं वो बच्चे को समझ में आ गया है। वो हम कैसे चेक करते हैं, जो मेथड्स आते हैं क्लियर। रिकॉल सबसे ज़्यादा होता है मे बी ऑन द सेम डे, मे बी द नेक्स्ट। व्हेन आई विल टेक नेक्स्ट क्लास तो मैं आपसे अगर क्वेश्चंस पूछूंगी दैट विल बी योर एग्जिट बिहेवियर। इसी को बोलते हैं हम, जब हमने स्टार्ट किया बच्चे को सिखाना तो आप बच्चे का एग्जिट बिहेवियर, उसे क्या पता है, सॉरी एंट्री बिहेवियर को उसे पता क्या। अच्छा, आपको जब चीज़ें सिखाना शुरू करते हो, जब अपने के बच्चों को सिखाना शुरू करते हो तो एकदम बस बताना शुरू कर देते हो,
ना शुरू करें कि बस आओ चलो 2 ये 2 दिस इज 2 प्लस 4। आपको लगता है कि लर्निंग अच्छी होगी अगर मैं कहूँ अच्छा गो एंड ब्रिंग 2 एप्पल्स, नाउ अगेन गो एंड ब्रिंग 2 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? आपको लगता है लर्निंग अच्छी होगी? हाउ मेनी बॉटल्स इन द फ्रिज? काउंट इट, टोटल बॉटल्स, काउंट योर फिंगर्स। आपको नहीं लगता कि लर्निंग को ज़्यादा बेटर होगी? प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब दिस टाइप ऑफ लर्निंग जो टीचिंग मैगजीन्स होते हैं जो हम लोग टीचर्स यूज़ करते हैं इज नोन टू अननोन एक किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए अगर हम ऐसी चीज़ से शुरुआत करें जो कि नोन हो और एक अननोन कॉन्सेप्ट है जो बच्चे को नहीं पता, उसी को बोलते हैं हम लर्निंग, ताकि हमारी लर्निंग इतनी इफेक्टिव हो कि लॉन्ग टाइम तक रिटेन करें उसको। एक बच्चा मन पढ़ा था, कल बताया था, आज भूल गया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसे रिलेट नहीं कर रहे। अगर हम अपनी टीचिंग को डेली चीज़ों जो से नोन है, जो फैक्ट से पता है, जो चीज़ों से पता है, उससे रिलेट करके अगर हम कराएंगे तो लर्निंग मच बेटर होगी, लॉन्ग टाइम रिटेन करेंगे। आप जो सिर्फ कैजुअली पढ़ रहे हो, एक चीज़ पढ़ लिया तो रीड कर लिया, थोड़ी देर बाद लेकिन आपने वही चीज़ को मन से करो, उससे रिलेट करके करो, उन्हें रिटेन करना है। ये आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। लर्निंग इज द प्रोसेस टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। जो हम चाहते हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं एक बिहेवियर में, और बिहेवियर कैसे पता चलेगा हमें उसकी की लर्निंग में? थ्रू रिकॉर्ड, टेस्ट, ठीक है, थ्रू प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस इन क्लासरूम। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लर्निंग। Learning is a process. Learning is a process to bring change. To bring change in child's behavior. In child's behavior. लर्निंग तो हो रही है, आपकी भी हो रही है ना उस टाइम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग? इन्फ्लुएंस। आपको चीज़ सीखने आते हैं ना, बिना से सीखने आते हैं ना आप आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं आते, मैं बना कर तो उस टाइम कौन से फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? या जब आप बैठे हो, आप सीख रहे हो या किसी को सिखाते हो, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी लर्निंग को इफेक्ट करती हैं, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी? समथिंग न्यू लर्निंग, जैसे कि आज हम कुछ न्यू सीख, आपने सीखा एबिलिटी द वे ही टीचेस अस, एबिलिटी ऑफ टीचर। उसको चिल्ड्रन का खुद का इंटरेस्ट, वो उस टॉपिक को इंटरेस्ट बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। there must be a two-way teaching, like there must be Physical Teaching is always a two-way. Physical has health, been interactive session. We are doing a two-way teaching. I am teaching, you are also teaching. फिजिकल हेल्थ, मतलब हेल्थ मीन्स फिजिकल और नॉलेज, हेल्थ नॉलेज। नहीं, मेरा एब्सोल्युटली है फिजिकल हेल्थ। अगर बच्चे की तबीयत ही ठीक नहीं है, कैसे पढ़ाओगे? छोटे बच्चों को स्कूल से फोन चला जाता है, मैम अपने बच्चे को ले जाइए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है। ये वीक है तो इंटरेस्ट चला गया, इंटरेस्ट चला गया, टीचर की एबिलिटी कहाँ गई? सारी चीज़ें इंटर That's why most of the time
क्रिएटिव थिंग्स इन योर क्लासरूम, डू क्रिएटिव थिंग्स इन क्लासरूम। मैम तो आपको बहुत ज़्यादा बोलती होगी। एनडीटीटी वाले छोटे बच्चों को तो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे टीचिंग एड, तो स्मार्ट बोर्ड, थैंकफुली देयर इज अ स्मार्ट बोर्ड इन द क्लासरूम्स। और जिन स्कूल्स में भी क्लासरूम इंस्टॉल नहीं है वहाँ आप टीचिंग एड आप इसलिए आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो। टीचिंग एड्स मस्ट बी देयर इन द एनडीटीटी क्लासेस। ऐसी क्लासेस में टीचिंग एड के बिना आप क्लासरूम में टीचिंग इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। सारी चीज़ें मेथड टेक्निक्स एक तरफ और टीचिंग एड एक तरफ। आप घर में भी अगर पढ़ाते हो तो इसीलिए ऐसे कहते हैं कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाओ। सबसे बड़ा फैक्टर यही है आपका टीचर की एबिलिटी क्या है। आप मेन टीचर की एबिलिटी है कि क्या वो मेथड्स कंडीशंस के हिसाब से, क्या वो टेक्निक्स क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही है, या सिंपल लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है क्लासरूम में, या इंटरेक्टिव क्लासरूम है। आपको डिफरेंस आपकी बच्चे की लर्निंग में पता चल जाएगा। किसी का बच्चा सिस्टम में बहुत अच्छा है जो नॉर्मली बच्चे नहीं होते, लेकिन किसकी वजह से? क्लासरूम टीचिंग की वजह से। मम्मा टीचर बहुत अच्छा था, मे बी स्टोरी टेलिंग मेथड वो यूज़ करें, क्योंकि एसएसटी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वन। ये फर्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जितनी भी चीज़ें आपने मुझे बताई, एबिलिटी, इंटरेस्ट, फिजिकल हेल्थ, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ रहे हैं। पहला है आपका चाइल्ड हिमसेल्फ, जो आपने बोला था कि हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग मेथड है, जितना भी हमारा टीएल मेथड जो हम कर रहे हैं वो किसके सेंटर्ड घूम रहा है? बच्चे का बहुत बड़ा रोल, जो मैंने बोला था, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, IQ लेवल प्लस गाइडेंस, हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेट तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो होगा ही नहीं, ये वर्ड्स नहीं इतना भी बोले सिखा लो। तो Being a parent, we are using so many terms, but being a teacher, you should not be, because you are making one personality in your classroom every day. वो इमिटेट कर रहा है आपको, सबसे बड़ी लर्निंग वो है जो अननोइंगली वो सीख रहा है, जो आप जानते भी नहीं हो। वो एक एवरीडे और मेकिंग पर्सनैलिटी। इसे तो बोलते हैं कि टीचर्स का किसी भी नेशन में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी नेशन को बनाने में, सोसाइटी में। पता नहीं वो क्या इमिटेट कर रहा है जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन लर्निंग वो है। लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक ओनली, लर्निंग बिहेवियर में भी आती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको सीख रहा है, लर्निंग को कभी भी आप अपनी क्लासरूम टीचिंग से रिलेट मत करना। लर्निंग एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट यू एंड द चाइल्ड इज लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आप ही उसे सिखा रहे हैं, आप भी बहुत कुछ उससे सीखते हैं। आप भी बहुत कई बार बच्चों से इम्प्रेस हो जाते हो ना, तो आप लोग तो कुछ सीखा उससे, तभी तो आप इम्प्रेस हुए। आपकी बिहेवियर कुछ ना कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आपने कुछ नया सीखा, आपके बिहेवियर में भी चेंज हो। टीचिंग तो टू वे है ही है, लर्निंग भी टू वे होती है, जो कि नोइंग नहीं होती, अननोइंग। इसलिए मोटिवेशन जो बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर टीचर मोटिवेटर है क्लास, तो हाँ, अरे आपने बहुत अच्छा किया, वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपने देखो अगर स्कूल्स में क्ले, स्टार, पेंसिल स्टार बनाना, क्ले देना, क्लास में हाँ स्टिकर्स, क्लैपिंग करवाना। अब हम छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम कोई अप्रिशिएशन वर्ड बोलेंगे, दे कांट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे स्टार मिला है। देयर इज अ चार्ट इन द क्लासरूम, इफ यू आर यूजिंग 4 words of English in your classroom, new words, I am giving you star। तो बच्चे क्या है? लर्निंग, हर चीज़ मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए। अगर आप क्लासरूम में बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो इन एनी वे, मे बी द वर्ड्स यू आर यूजिंग, मे बी बाय ड्राइंग स्माइली इन द नोटबुक, मे बी बाय ड्राइंग द आइसक्रीम इन द नोटबुक। बच्चा दौड़ता हो जाएगा, मम्मा देखो स्माइली, मम्मा देखो
आइसक्रीम, मोटिवेशन, दे शुड बी मोटिवेशन इन द क्लासरूम। सबको भी मिलती है इनकी काफ़ी इसमें फाइल आप देते हो ना मैम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बेटर लर्निंग तो बेटर होती है, बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है, कुछ नया करने का जज्बा होता है बच्चे में, कुछ नया सीखने की कॉन्फिडेंस आता है उस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर, एटीट्यूड ऑफ ऑल ऑफ यू। आपका क्या बिहेवियर है, आप क्या सीखना चाहते हो, बच्चा क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे का तो देखो एटीट्यूड, हम उसके बिहेवियर से अगर वो इरिटेट हो रहा है, यू कांट फोर्स हिम, आप उसे उस टाइम फोर्स नहीं कर सकते, लीव उसे टाइम छोड़ दो। एक क्लासरूम टीचिंग का बता रही हूँ कि उसे टाइम छोड़ दो, कि क्योंकि वो इरिटेट होगा तो उसकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ा पॉइंट होता है, पहले वो लर्निंग आपकी टीचिंग को पहले बाद में एक्सेप्ट करें, पहले आपको एक्सेप्ट करें। आप जो हो आपके अंदर, आपकी लर्निंग टीचिंग को तो बाद में एक्सेप्ट करेगा, पहले आपको एक्सेप्ट करेगा थ्रू योर मोटिवेशन वर्ड्स, थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर पर्सनैलिटी। ओवरऑल पर्सनैलिटी को पहले वो जज करेगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, तो आपकी टीचिंग को भी एक्सेप्ट करेगा। उसका एटीट्यूड आपके लिए क्या है। कई बच्चे उस क्लासरूम में नहीं जाना चाहते जहाँ एक पर्टिकुलर टीचर हो। मैंने काम किया है, मुझे पता है बच्चे क्लासरूम में भी एंटर नहीं करते, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है उस टीचर के साथ रहेगा। फर्स्ट मेक कंफर्टेबल, पहले अपना को कंफर्टेबल करो, फिर बच्चों को कंफर्टेबल करो। जब आप ही कंफर्टेबल नहीं हो किसी भी क्लासरूम में, तो आप ना उसके लिए अपना आपकी सेल्फ एटीट्यूड भी आपका गलत होगा, बच्चे का तो होगा। मेक योर सेल्फ, फिर बच्चे आपको एक्सेप्ट करें। अभी तो मैम भी आपको बताती होंगी ना, पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग क्लासेस लेती है कि थोड़ा सा बबली सा रहना चाहिए छोटे से बच्चों के साथ में, डम्प नहीं, ये नहीं कि किसी भी कम प्रेशर को लेके जा रहे हैं क्लासरूम। लीव ऑल द थिंग्स, पहले आप खुद एक्सेप्टेबल करो, बच्चे आपको बोले हाँ मैम क्लासरूम में आने से कुछ नया, लर्निंग ऑफ कोर्स बेटर। क्लियर? External factors. Our environment is in our habitation in the full sense, not only our physical surrounding but the people around us. Also more important factor is identity plays an important factor. more internal नहीं आता, बस एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो आपको पता ही है, पहले आप पढ़ चुके हो। अब आपके एनवायरमेंट, अभी मैंने जितना भी बोला है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। आप जो एनवायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट करते हो, अगर टीचर डर है बच्चे उससे पहले डर हो, टीचर एक्टिव है बच्चे उससे पहले। फिर आप क्या एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो क्लासरूम में, कितना टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हो, कितनी आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ों को। एक होता है अगर आप बीएड, जब आगे क्लास अगर हम कोई बीएड करेगा तो उसमें 2-3 टर्म्स होते हैं, आप टीचिंग के स्किल्स की क्लासेस करोगे, तो उसमें होता है जो आसपास की चीज़ों को यूज़ करके हम करते हैं ऑन दिस स्पॉट जब हम क्लास एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स की चीज़ों को लेकर अपनी टीचिंग करते हैं ना, टर्म मैं आपको बताऊँगी पक्का नेक्स्ट क्लास, वो पीएड वो टर्म यूज़ होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हायर क्लासेस में ये यूज़ होती है, हायर क्लासेस क्या छोटे बच्चों के भी साथ यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी टीचिंग में वो कर जाते हैं जो प्लान नहीं होते, ठीक है। मैं वो टर्म जो हम सामने पे वो टर्म आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये टर्म यूज़ होती है। हायर क्लासेस में आप बीएड करते हो तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। उसी में वो टर्म स्किल होती है, टीचिंग की स्किल होती है, टीचर्स को सिखाई वो एनवायरमेंट पे काम। आप रीड कर लोगे आगे, जैसे इसमें ये है कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे टीचर एबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ पीयर्स, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कैरेक्टरिस्टिक, आप इस क्वेश्चन को जब आप फ्रेम करेंगे, आंसर लिखेंगे, पहले जब आप डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद सीधा आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग लिखेंगे।
लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे. Change the sequence. First you have to write what is learning, definition, then characteristics. इसका जो ये आंसर सीक्वेंस चेंज कर दीजिएगा. सीक्वेंस फर्स्ट द मीनिंग, डेफिनेशन, जो भी लिखा है वो डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं. बस सीक्वेंस में आपका आएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. मीनिंग डेफिनेशन जो भी लिखा है उसके बाद आप सीधा करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स. फिर बाद में आप फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग योर आंसर. After that, principles of learning. First Principle of learning last में. हाँ, आप किसी का मतलब समझाने के बाद उसके गुण बताओगे. कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग डेफिनेशन. दिस इज द राइट से मीनिंग डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक, देन जो आपसे पूछोगे. प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. फर्स्ट लॉ है, अब सॉरी, फर्स्ट का प्रिंसिपल आपका लॉ ऑफ रेडनेस. दिस लॉ implies, पेज नंबर 21, लॉ ऑफ रेडीनेस. हाउ द चाइल्ड इज ईगर और प्रिपेयर टू लर्न. आप कितना, बच्चा कितना सीखने के लिए इच्छुक है. लॉ ऑफ रेडीनेस. ठीक है. दिस law of exercise. This law implies things that are not often repeated best remember. This law applies basically in habit formation. आप जब बच्चे को बार बार कोई चीज़ सिखाते हो, गिव मी एग्जाम्पल. क्या सिखाते हैं बच्चों को बार बार स्टार्टिंग में क्लासेस में? बच्चा स्कूल आ रहा है फर्स्ट टाइम, Alphabets, counting. बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहा है. Good morning. Habit. You are repeating things. Say good morning, say good morning, say good morning, say good morning. Office, say good afternoon, say good afternoon. You have to greet your teacher. Stand up, sit down. What are these? These are habit formation. The more you repeat the things, the more the learning. क्लासरूम टेस्ट आप एकेडमिकली आते हैं. क्लासरूम टेस्ट किस लिए होते हैं? इवेल्युएशन एज वेल एज रिविजन. जितना हम एक्सरसाइज कहते हैं ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. दिस इज द लर्निंग पैटर्न. एक्सरसाइज कितना हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इससे लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है. मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्लास में और मैंने उसको 2 महीने नहीं क्लियर किया या रिपीट नहीं किया, लेकिन हमारी मेमोरी में बहुत सारे लेवल हैं. आप आगे पढ़ोगे मेमोरी वाला क्वेश्चन. जितनी जल्दी मेमोरी हम सीखते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, उतनी ही जल्दी फॉरगेटिंग होती है. दैट्स व्हाई क्लास में एक, अगर इस टर्म में 2 राइम्स हैं तो बार बार क्लासरूम में रिपीट होती है. इससे लर्निंग होती है, बेटर होती है. लेकिन अगर मैंने एक राइम कर दी 1 मंथ में, सपोज इस रेनी सीजन और रेनी से रिलेटेड कोई करा रही और मैं उसको छोड़ दिया, मैंने दिस पर्टिकुलर राइम, तो क्या बच्चों को याद रहेगी? उसकी लर्निंग पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. उसको याद नहीं रहेगी, तो बार बार रिपीट करानी पड़ती है. तो दिस इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज. द मोर यू रिपीट, द मोर द लर्निंग पैटर्न. ठीक है. नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट. दिस इज बेस्ड ऑन द इमोशनल रिएक्शंस and evaluation of the student. Learning is strengthened with pleasant or satisfying feeling, while unpleasant feeling tends to make retention power as the student. क्या समझे? थोड़ा समझे. पैसिव लर्निंग नहीं है, हमें एक्टिव लर्नर. बी एक्टिव. तो डोंट बी अ पैसिव लर्नर, बी एक्टिव लर्नर. और फिर क्लास को भी ऐसे ही बनाना है, एक्टिव. ज़्यादा बच्चे तो सो जाएंगे, छोटे बच्चे तो. हाँ, इसमें
उसने ये बोला है कि दिस इज बिना इमोशनल रिएक्शन। इमोशनली टीचर्स जैसे रिएक्ट करते हैं, कई बार टीचर्स आपने देखा होगा ना एकदम शाउट कर जाए, तो वहीं वो उसका लर्निंग मोड वो सीखना ही वो प्लान हो जाएगा, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जहाँ आपसे डिस्कनेक्ट हुआ तो लर्निंग भी एडिशनल 3 लॉज और हैं, जैसे मेन लॉ तो ये है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर एडिशनल लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी एंड लॉ ऑफ इंटेंसिटी। प्राइमेसी का मतलब है द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है कि बच्चा जब कोई चीज़ पहली बार सीखता है, अब जैसे आपको जो आपने फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको पता आपने जो वो सीख लिया, उसको डिफिकल्ट होता है चेंज। पहली बार में तो पहली बार में कि जो भी टीचर बता रहा है क्लास में, जो पहली बार बच्चा सीख रहा है, कंटेंट शुड बी क्लियर। ये है आपका लॉ ऑफ रिसेंसी। दिस लॉ फोकस थिंग्स दैट आर मोस्ट रिसेंटली लर्न इज ऑफन बेस्ट रिमेंबर। ये लॉ कहता है जो हम बिल्कुल अभी अभी कोई चीज़ सीखते हैं वो ज़्यादातर हमें याद रहती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एकेडमिक ही हो, बिहेवियर से रिलेटेड भी होता है, और अगर आप सेम इंसिडेंट दोबारा रिपीट हो जाए तो आपको वो रिकॉल बहुत जल्दी होता है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी। दिस लॉ फोकस ऑन द वे ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। द मोर इंटेंस समथिंग इज टॉट, द मोर लाइकली इट विल बी रिटेन। जितनी अच्छी तरीके से कोई चीज़ पढ़ाई जाती है वो उतनी ही अच्छी तरीके से याद रहती है। इस लॉ का मतलब ये है। इसलिए आपको टीचर हमेशा अच्छा लगेगा जो टीचर डेप्थ से पढ़ाता है, कंटेंट की डेप्थ में जाके पढ़ाता है, कंटेंट की डेप्थ में जाके पढ़ाएगा वो टीचर हमेशा आपको लाइफ टाइम। आपकी बहुत सारे टीचर्स ऐसे आपके माइंड में रिकॉल हो गए होंगे इस टाइम कि जो टीचर आपको कंटेंट के डेप्थ में जाके पढ़ाता है, आया बताया। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहला, टीचर की कंटेंट नॉलेज। दूसरा, वो टीचर कंटेंट से थ्रो कर रहे हैं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भी रिटेंशन नहीं होती। अगर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, टू वे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस अगर है तो डेफिनेटली कंटेंट रिटेन होगा। क्यों? कंटेंट कैसे रिटेन होगा? अगर आप कुछ चीज़ सीखने में इंटरेस्ट दिखाओगे तो क्वेश्चनिंग होगी, माइंड में क्वेश्चनिंग होगी तो आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो खुद से करके सीख रहे हो, और जो चीज़ हम खुद से करके सीखते हैं तो बेस्ट लर्निंग मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग। तो वो आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हो बट थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग आप अपना, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, जो भी टर्म्स आपने मुझे बताई, ऐसा तो नहीं था आप कोई प्रिपेयर्ड होकर आए थे, यू वर डूइंग योर ब्रेन स्टॉर्मिंग ना। तो ऐसे बच्चों का साथ दे रही हो, ठीक है। तो कंटेंट टीचर अच्छा होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए तो कंटेंट की, अच्छे से उसे पढ़ाए क्लास में ताकि इंटरेक्शन बने, बच्चे भी इंटरेस्ट हो। और इसी वजह से ये लॉ कहता है कि तो उसकी रिटेंशन, उस कंटेंट की रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है। आप जब क्लासरूम में जैसे फर्स्ट क्लास या जो हम लोग हाई क्लासेस पढ़ाते हैं, जब हाई क्लासेस तक पढ़ाते हैं प्राइमरी, तो उसमें आप लोग जो भी जितना भी अगर आप कुछ सिखा रहे हो क्लासरूम में, यूज़ करो कि डेली एग्जाम्पल्स हो, जो डेली लाइफ से जो बच्चा रोज कर रहा है। तो लेट्स काउंट योर बुक्स इन योर बैग। सब बच्चे क्या काउंट करेंगे कि वो रोज बैग और बुक्स के साथ डील कर रहे हैं। चलो लेट्स काउंट द बॉटल्स इन द क्लासरूम वन बाय वन। हमें डिसिप्लिन में सिखाना है, हमें टीचिंग ही बेटर करनी है कि वो चीज़ जो हमें नॉन से अननोन लेके जाए ताकि लर्निंग बेटर। अगर हमें टेक्निक्स नहीं पता होंगी, मेथड्स नहीं पता होंगे, हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो लर्निंग बेटर कैसे होगी? दिस लॉ सेज द लर्निंग में इफ यू वांट टू मेक लर्निंग बेटर, द कॉन्सेप्ट डेप्थ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? साढ़े 12 दो क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 2 मिनट्स का ब्रेक दे दो। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11।
व्हाट इज करेक्टर, रीड दिस कंटेंट। अगर आपको नहीं, हाँ आप इसको पढ़ के रखना दोनों, मेमोरी एंड करेक्टर। करेक्टर तो बहुत ही आसान है। करेक्टर में बेसिकली ये बताया गया है, मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि जो आपकी पर्सनालिटी, करेक्टर कैसे बनता है, कुछ इनहेरिटेंस है जो हमें पेरेंट्स की फैमिली से मिलता है, प्लस इन्वायरमेंट, वो आपका एक करेक्टर बनाता है। And everything is correlated to personality. पर्सनालिटी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पर्सनालिटी के बारे में ही बात है। इसको प्लीज, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं ऐसा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसके अंदर पास हूँ। अगर आप इसको रीड करो कि रीडिंग से ही समझ में आ जाएगा। अभी आपने रीडिंग नहीं किया ना, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें बहुत नहीं क्या है। रीड इट और कंसंट्रेशन के साथ जाकर 5 मिनट भी इस क्वेश्चन को दोगे ना घर जाके, जब आपसे कोई अलग बैठ के, सिर्फ एक कंसंट्रेशन के साथ देखो, रीडिंग में और पढ़ने में बहुत फर्क है। रीडिंग तो मैं बिल बोर्ड भी करती हूँ, साइन बोर्ड्स भी करती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती नहीं। समझ रहे हो? पढ़ना क्या, कंसंट्रेशन के साथ जो हम रीडिंग करते हैं ना, कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ कर, वो असल में रीडिंग होती है। ये तो ABCD भी मैं रीडिंग करती। आप इसको पढ़ना नहीं समझ में आता, लेट मी नो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब आपका जो इसमें मेमोरी वाला है, इसमें हम थोड़ा सा पार्ट आपके समझने वाला, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या है? सोचो, थिंकिंग, Because your learning and what is your work. व्हाट इज योर वर्स ओनली, व्हाट यू आर बेटर नहीं याद कर सकते। मेमोरी जो हमारे मतलब दिमाग में जो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, कोई भी चीज़ें, जब हम सोचते हैं दैट इज कॉल्ड थिंकिंग, जो वो रिटेन कर जाती है थ्रू आवर लर्निंग, थ्रू आवर एक्सपीरियंस। जो हम पढ़ते हैं क्लासरूम टीचिंग में, कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं, वो भी मेमोरी में है, वो प्लस अपना एक्सपीरियंस, ये सब सम टोटल हमारा मेमोरी है। ठीक है? एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो चीज़ हम लंबे टाइम तक याद रखते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो जल्दी खत्म हो जाता है। बस यहीं तक जाने को रास्ता याद आ जाए बस। लॉन्ग टर्म वो चीज़ें होती हैं जैसे आप लोग जो अपनी एजुकेशन आपने करी है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आप आगे पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। क्योंकि वो कंसेप्ट आपको भी आप रिकॉल करते हो, देखते हो तो रिकॉल हो जाता है। क्यों? हमारे 3 पार्ट है मेमोरी के, पार्ट एक्टिव एंड पैसिव मेमोरी। एक्टिव जो अभी चल रहा है, जो करंटली अभी आपको याद है, अभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आपने कोई लर्निंग करी, तो वो अभी करंटली आपको याद है, वो एक्टिव मेमोरी में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लस के सम जब सीख लिया तो आप भूल गए, वो है, लेकिन वो हमारी पैसिव मेमोरी में। हम जब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आते हैं, तो वो हमारी पैसिव मेमोरी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये ड्रीमिंग जो होती है आपको, किसकी वजह से होती है? पैसिव मेमोरी की वजह से। बहुत सारी चीजें आपको, वो इंसिडेंट दिखाई देते हैं, कभी फ्रेंड्स दिखते हैं, कभी रिलेटिव, वो क्या पैसिव। कोई बात हुई, बहुत पहले भी हमने वही इंसिडेंट देखा, या कोई बात चली, कुछ रिकॉल हुआ, तो पैसिव मेमोरी हमें रिकॉल कराता है। पैसिव मेमोरी स्लीपिंग टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती है, और एक्टिव जब हम उठे तो हमारी एक्टिव मेमोरी ज़्यादा काम होती है। एक्टिव मेमोरी ऐसी नहीं है कि बस इतना सा मसाला है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रोज अभी जो हम सीख के, अभी आप जो सीख के जाओगे, इट इज़ इन योर एक्टिव मेमोरी। अगर आप उसको रिकॉल नहीं करोगे, रीड नहीं करोगे, जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए उन्हें अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे, वो मेमोरी नहीं होगा, विल नॉट टर्न इनटू योर मेमोरी। मेमोरी में नहीं जाएगा बिल्कुल भी। फॉरगेट ऑल द थिंग्स, लर्न फास्ट, यू फॉरगेट मोर फास्ट। बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ सामान लेके चले, आपकी एक्टिव मेमोरी में है, और खड़े हो क्या करना था भूल गए। बहुत होता है। फ्रिज खोल के खड़े, पता ही नहीं क्या निकालना था। अलमीरा खोल के खड़े, क्या लेने आए थे।
क्यों क्यों कभी भी आप चीज़ देखना, अगर आपने कैजुअली कोई चीज़ रख दी तो आप उसको भूल जाओ, और आप ध्यान से हाँ ये मैंने यहाँ रखी है, मुझे ये लेनी है, यू रिकॉल योरसेल्फ कि मुझे ये करना है, लेनी है, यहाँ से उठानी है, यहाँ पे सामान है, मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ ये मैंने ये रख दिया, तो आप अपने आप को अंदर रिकॉल करा रहे हो, तो वो मेमोरी में कन्वर्ट हो। नहीं तो क्या किसी को यहाँ पे कितने साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं याद है? कितने बिल बोर्ड्स लगे किसी को याद है? क्योंकि हम उनको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम उसे मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करते। एक्टिव मेमोरी हमारी करंटली जो काम को इसमें काम करती है, अगर हम उसे गुड मेमोरी में ऐसी मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें वो लर्निंग कंसंट्रेशन के साथ करना है। क्लियर? एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी समझ में आया? ओके, मतलब तो ये क्वेश्चन मैम ये क्वेश्चन पहले मेमोरीज कंप्राइज ऑफ 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट योर लर्निंग, जो मैंने अभी डिस्कस किया, अभी फिर मैंने उसका डिस्कस किया कि आप उसको रिकॉल नहीं करोगे तो वो रिटेन नहीं करेगी। सेकेंड पार्ट आपका रिटेंशन हो गया। थर्ड इज रिकॉलिंग। रिकॉल कैसे होता है? रिकॉल जो आप मैं क्लासरूम में अगर मैं आपसे क्वेश्चन से सेशन स्टार्ट कर दूँ तो रिकॉल होगा, कोई एक्टिविटी का हो तो रिकॉल होगा, ये एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक में कोई इंसिडेंट आपके साथ होता है तो भी आपको रिकॉल होता है, यार ये तो पहले भी हुआ था, हम यहाँ पहले भी आए थे, व्हाट इट इज, दिस इज कॉल्ड रिकॉल। ठीक है, आप क्लासरूम में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन या टेबल्स आप सिखा रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट्स। Recognition. The last step in the memory is recognition. While recognize something or someone, we tend to recall every single instant related to the incident. जब हम ये पहचानते हैं हाँ this is the same thing we want to do. ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना क्लास आप प्लस बच्चे को प्लस सिखा रहे हो फिर माइनस शुरू कर दो, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। जो हम रिकॉल कर रहे हैं उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखो, जब हम बच्चे से क्वेश्चन आंसर सेशन क्लासरूम में करते हैं या किसी एक्टिविटी के थ्रू हम कोई कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वो हम क्या करवा रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं। एक्टिविटी करके हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन रिकॉल करवा रहे हैं बच्चे से, उसकी पैसिव मेमोरी को हम एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? और अगर वो सही बता रहा है, यस वेरी गुड एक्सीलेंट, तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसकी मेमोरी, हाँ ये ठीक है जो भी आपने लिखा। गलत है तो नो, अगेन, काउंट अगेन, डू अगेन, है ना, रिकॉल। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. क्वेश्चन नंबर 15 Education cycle. इसी पेपर 1 में इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दूँ फिर 5 मिनट्स कर दूँ मैं? इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो हमें 12-4 मिनट बस। मेरा टाइम 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। 16 1 6 16 Education पेपर नंबर 1 क्वेश्चन psychology. नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन। Educational psychology. Page number 31. 15 ही क्वेश्चन है ना? नहीं 16 थी। अच्छा, आपका पेपर 1 फिनिश है आज। मेन क्वेश्चन से 6 से, क्योंकि आगे आपका जो आप पढ़ोगे ना, अगर आपने एजुकेशन साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप इजली चाइल्ड साइकोलॉजी ये सब कर लो। नहीं होगा तो बता दो।
31 को अरे हिंदी ये पूरी टर्म 2 टर्म से लेके हुई है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ये अलग फील्ड है और ये अलग फील्ड है। पहले हम ये पढ़ो साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? पहले टाइम में साइकोलॉजी को बहुत सारे टर्म से जाना गया, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात की। इसने कहा इट्स अ साइंस ऑफ अ सॉल, study of mind and behavior. study of mind and behavior. Basically, psychology is a science of behavior. Psychology is a science of behavior. जो right term है वो psychology के लिए बहुत बाद में निकल के आया. This is called science of behavior. And what is education? Education is the process by which we bring all-round development in the child. Psychology, science of behavior. Education is a process. Education is a process by which we bring all-round development in the child. Education is the process by which we bring all-round development in the child. Bring all-round development होता है ना आजकल। अब इस फील्ड का एजुकेशन में जो यूज़ हुआ है उसी को बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स हैं। एनिमल साइकोलॉजी है, पैरा साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, बहुत सारी साइकोलॉजी हर फील्ड में यूज होता है। लेकिन इसका जब यूज़ एजुकेशन में हुआ, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी। आए काम समझ में? सिर्फ ये टर्म लिखे हैं। व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी? Definition the word psychology the word psychology combination of two Greek words psyche and study to investigate. Greek word soul, mind, self and logy means study and to investigate. इसको बहुत सारी जैसे सोल के नाम में साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, बहुत सारी चीज़ों से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन लास्ट में क्योंकि ना तो आप माइंड को देख सकते हो ना आप सोल को देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो, किसी की पर्सनैलिटी या किसी के बारे में आप कैसे जान सकते हो? मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी हूँ तो कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो क्या आप मेरे बारे में कुछ जान सकते हो? द वे आई बिहेव, हाँ, कैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कैसे मैं बात कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरे साइकोलॉजी, आप मेरे बिहेवियर के थ्रू मेरी पर्सनैलिटी को जज करो। और दैट्स वाई साइकोलॉजी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ बिहेवियर। कि चाहे आप क्रिमिनल साइकोलॉजी लो, चाहे आप एनिमल साइकोलॉजी लो, चाहे पारा साइकोलॉजी लो, जैसे वो बिहेव करते हैं, आप किसी साइकेट्रिस्ट के बाद कंसल्ट करते हो किसी के लिए, जो डिप्रेशन वगैरह के जो पेशेंट है, वो कैसे जज करते हैं? कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट के अंदर तो वो जाएगा नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ उसकी बिहेवियर से, आप कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है उसको जज करके उसका ट्रीटमेंट है। ऐसे ही जब इसी फील्ड का यूज़ एजुकेशन में हुआ, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए होता है, टीचर्स के लिए भी होता है। टीचर्स भी रेगुलर क्लासेस के लिए जाते हैं, टीचर्स को भी इम्प्रूव किया जाता है, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स होती है। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वो बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। हमारी जो पहले एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर ओरिएंटेड था। मैम आपको तो याद होगा जब आप पढ़ते थे तो टीचर ने पढ़ा दिया और हम सुन के चले गए। बट नाउ सिनेरियो चेंज हो चुका, अब हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। पहले एक्टिविटीज़ ठीक है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स हो गया, कुछ हो गया, अब
हर टीचर प्लान करते थे सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटीज, हर कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। अ सिंपल थिंग, पेस्ट verbs in your notebook, paste verbs in your notebook, do activity like tie up one tag or handband in your community helpers, लोग करवाते हैं ना छोटी छोटी ये एक्टिविटीज, शॉर्ट एंड टॉल एक्टिविटी। शॉर्ट एंड टॉल पिक्चर्स क्लिक करो। हमारे होमवर्क्स में इतनी सो मेनी एक्टिविटीज, व्हाट इज दिस, टू ब्रिंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ताकि बच्चा नॉन चीज़ों से अननोन कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी साइकोलॉजी का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाने में बहुत बड़ा है। बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं साइकोलॉजी के अंदर आके, ताकि टीचर एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाए। क्लियर? अभी आप इस चीज़ ये चैप्टर रीड कर लेना। एजुकेशनल प्रोसेस वेयर स्किल एंड फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन और डेवलप अ पर्सन मेंटली, इमोशनली, टेक्निकली टू बी हैप्पी एंड वेल्यूएबल कैरेक्टर इन द सोशल ऑर्डर। इट मीन्स हम इस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करें ताकि वो सोसाइटी के बेटर सिटीजन। एजुकेट किसी को एजुकेट किया जाता है और किस लिए किया जाता है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें, नई चीज़ें करें, इसलिए एजुकेशन कराई जाती है। तो ये कि एजुकेशन करने का बच्चा सिर्फ कमाने के लिए एजुकेशन नहीं हो, एज अ पर्सन, बी अ पर्सन, ये इंडिविजुअल, उसके लिए भी एजुकेशन कराई जाती है। ठीक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें आप 3 से 4 डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेना। ज़रूरी नहीं है सारी याद हो, पर 4 होनी चाहिए ताकि कम से कम एग्जाम टाइम पे 2 याद रहें। होता है क्योंकि जब इतना सारा कंटेंट आपके दिमाग में होता है तो फॉरवर्ड लर्निंग करते हो, उस टाइम बहुत एक्टिव होती है, और आते हो फिर वो पैसे में जाती तो फिर वो रिकॉल होती है, फिर आप उसको लिखते हो और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट डे वो चीज़ पूछूँ 2 दिन बाद, तो आपको किसी को अपना पेपर याद होगा आपने क्या किया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी। एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द लर्नर, टू फोरकास्ट द फ्यूचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। ये बताने की ज़रूरत है, ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं कि एजुकेशन, देखो किसी के बिहेवियर को अगर हम अच्छे समझ गए, बच्चे को बिहेवियर को अच्छे समझ गए, तो हम उसकी एजुकेशन उतनी ही बेटर करें। ठीक है? उसकी पर्सनालिटी में उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। नेचर अप्लाइड एजुकेशन, ये अप्लाइड ब्रांच होती है। व्हाई इट इज कॉल्ड अप्लाइड ब्रांच? अरे उसको अप्लाई कर रहे हो तुम डेली बेसिस में, तो इसलिए अप्लाइड ब्रांच। आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं बहुत जनरल